हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय जनसंख्या से संबंधित कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन करने के साथ साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में भी चर्चा की। हमने देखा कि आज जनसंख्या वृद्धि नहीं, अभी तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अर्थात जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उसी गति से यदि बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जो मानव के लिए और मानव ही नहीं संपूर्ण जैव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। हमने जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में जाना कि किस तरह से पुरानी परंपराएं, जिसमें विशेषकर पुत्र प्राप्ति की चाह जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत तमाम परिवार ऐसे हैं जो ये चाहत रखते हैं कि उनके पुत्र हो जो आगे चलकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। और इसी लालसा के कारण कई परिवारों में बालिकाओं का जन्म होता चला जाता है और माता पिता तब तक प्रयास करते हैं जब तक पुत्र का जन्म नहीं हो जाता। तो ये भी जनसंख्या को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहे, एक कारण है। वहीं दूसरा कारण यही ग्रामीण क्षेत्रों का, जहां आज भी बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाता है। कम उम्र में ही बालक बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिससे छोटी उम्र में ही वह संतान उत्पन्न कर देते हैं और लंबी अवधि तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। वहीं साक्षरता भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। शिक्षा के अभाव के कारण व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों को नहीं समझ पाता और जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देता चला जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जब उपायों की कोई बात आती है, आप इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी समस्या के जब समाधान की बात आती है तो बड़े ही नॉर्मल तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। कारण यदि आपको याद है तो समाधान के उपाय आसानी से कर सकते हैं।
करना कुछ नहीं होता, बस कारणों को उल्टा करते हुए चलिए या कारणों को समाप्त करने या परिवर्तित करने का प्रयास करते चलिए। कारण समाप्त तो समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। जैसे कारण था जनसंख्या वृद्धि का पहला बाल विवाह, तो विवाह की उम्र कम है इसलिए संतान उत्पन्न करने की अवधि अधिक होती है। बालक का विवाह 15 साल की उम्र में यदि हो जाता है तो लगभग 40 साल की उम्र तक वो संतान उत्पन्न करने के प्रयासों में लगा रह सकता है, यदि उसकी जो क्षमता है वो रहती है। अर्थात 25 साल तक की अवधि रहती है उसके पास। ऐसी स्थिति में कई बार ना चाहते हुए भी संतान का जन्म हो जाता है। यदि इस उम्र को बढ़ा दिया जाए और 15 साल की जगह 25 साल कर दिया जाए तो जो प्रजनन अवधि होगी वो कितनी साल रह जाएगी? ओनली 15 साल। तो ऐसे में संतान उत्पन्न भी कम। आज भारत सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले ये इससे जस्ट पहले 18 और 21 वर्ष से पहले ये 16 वर्ष और 18 वर्ष थी। बालिकाओं की 16 वर्ष और बालकों की 18 वर्ष, जिसे संशोधन करके 18 और 21 कर दिया। लेकिन अब फिर इसमें आवश्यकता महसूस हो रही है कि इसमें संशोधन किया जाए और बालिकाओं की उम्र 21 वर्ष और बालकों की उम्र या लड़कों की उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के पहले उपायों में शामिल है विवाह की आयु में वृद्धि। व्यक्ति का विवाह जितनी लेट होगा संतान उत्पन्न करने की अवधि और क्षमता उतनी ही कम होती चली जाएगी। परिणामतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। तो आवश्यकता है कि लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 24 वर्ष की जानी चाहिए। सरकार इस संबंध में प्रयासरत है, विधेयक पेश कर चुकी है। एक विधेयक तो उसको पास होना है, जैसे ही वो पास होगा हमारे देश में ये नए कानून का रूप ले लिया जाएगा। तो सरकार प्रयासरत है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। वही नंबर 2, पुरानी परंपराओं को हतोत्साहित किया जाए। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग जो आज भी पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, उनकी सोच उनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। लोगों को बताया जाए, समाज में इस बात से जागरूक किया जाए कि लड़कों और लड़कियों में कोई विशेष फर्क नहीं होता। जो कार्य जो सहारा माता पिता को बुढ़ापे में लड़का दे सकता है लड़की भी दे सकती है। इस मानसिकता को यदि लोगों में पहुंचाया जाए, लोग अपनी सोच को बदलने का प्रयास करें तो काफी हद तक जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
परिवार कल्याण कार्यक्रम अर्थात छोटे परिवार को रखने के लिए, कम संतान उत्पन्न करने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाएं, सरकारी कार्यक्रमों सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएं ताकि लोग बेहतर तरीके से अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच सके। छोटा परिवार और सीमित परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाएं जिससे व्यक्ति मोटिवेट हो, प्रोत्साहित हो और शिशुओं की संख्या कम हो सके। इसके अलावा सरकारी कानूनों में बदलाव किए जाएं। हमारी सरकार ने 2 संतान से अधिक संतान उत्पन्न करने पर रोक लगा रखी है। सरकार ने नियम बना रखा है कि यदि किसी के 2 संतान से अधिक है तो उसे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होगी। आवश्यकता है इस कानून में और बदलाव किया जाए और 2 संतानों की बजाय अब ये कानून 1 संतान का लाया जाए कि 1 संतान से अधिक संतान होने पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि चीन ने कुछ समय तक ये नीति बनाई थी 1 संतान की, लेकिन चीन ने वर्तमान में इस नीति को समाप्त कर दिया क्योंकि चीन चाहता है अपनी सेना में ज्यादा बड़ा विस्तारित रूप प्रदान करना। चीन चाहता है कि चीनी सेना विस्तृत पैमाने पर दुनिया में दिखाई दे। परिणाम में चीन ने जो नियंत्रण लगा रखा था उसको समाप्त कर दिया। अब चीन में ऐसा कोई नियंत्रण नहीं, कोई कानून नहीं कि किसी निश्चित मात्रा में ही, निश्चित संख्या में ही संतानों को उत्पन्न किया जाए। हालांकि हमारे यहाँ अभी भी 2 संतानों से अधिक पर रोक है। आवश्यकता है इस कानून में और बदलाव किया जाए और 2 संतान की बजाय 1 संतान का ही कानून लाया जाए। इसके अलावा शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। आज भी देश की लगभग 23% आबादी ऐसी है जो अशिक्षित है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, उसकी सोच समझ का विकास होगा, तो बढ़ती जनसंख्या के खतरों के बारे में उसे समझ उत्पन्न होगी। वह स्वयं विवेक से ही जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना प्रारंभ कर देगा। ये देखा गया है अशिक्षित और निर्धन परिवारों में संतानों की संख्या अधिक होती है बजाय शिक्षित और धनी परिवारों में। आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, लेकिन उनके यहाँ संतानों की संख्या 5-5, 7-7 और इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि उन लोगों की सोच ये बनी हुई है कि जितने ज्यादा परिवार में मेंबर होंगे, आमदनी का माध्यम उतना ही अधिक होगा। वे छोटे छोटे बालकों को 5-5, 6-6, 7 साल के बालकों को काम पर भेज देते हैं, भीख मांगने, रेलगाड़ियों में, बसों के अंतर्गत या चौराहों पर, सिग्नल्स पर
कुछ समझदार होते 10-12 साल के, तो चाय की दुकान पर रद्दी बोतलों को इकट्ठा करने के लिए, ऐसे कामों के लिए छोड़ दिया जाता है। परिणाम में वो बालक दिन भर में 100-50 रुपए कमाकर लाता है, जिससे परिवार की आमदनी बढ़ती है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि 100-50 रुपए बालक ले तो आएगा, लेकिन उस बालक का लालन पालन कैसे होगा, क्या होगा उस बालक का भविष्य। आप देखते हैं रास्तों में चलते हुए, चौराहों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए, हम कई बार उन्हें 1-2 रुपए 5 रुपए दे भी देते हैं, लेकिन क्या कभी मन में ये विचार आया कि इन बालकों का भविष्य क्या है, आगे जाकर क्या बनेंगे, ये क्या करेंगे कार्य, हमारा देश किस राह पर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे जो सपने हैं, हम सपने देखते हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पुलिस और तमाम करेंगे। हम सपनों में डूबे रहते हैं। हम हमारे भविष्य के संवारने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उन बालकों का भविष्य क्या, जिन बालकों को हम 1 रुपया देने में भी परहेज कर जाते हैं। हम उनको 1 रुपया भी अपनी जेब से निकाल कर नहीं देते। सोचो वो बेचारे छोटे बच्चे, भूखे प्यासे, जिनको ना 2 वक्त का भोजन मिलता है, ना शरीर तन ढकने के लिए वस्त्र मिलते हैं, ना छत सर छुपाने के लिए मिलती है। ऐसे बच्चे किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं? क्या दोष है उन बालकों का जिन्हें इन दुनिया में ला तो दिया गया, लेकिन इस दुनिया के जुल्मों से उनकी रक्षा करने वाला कौन था? कोई भी तो नहीं। वो बालक इसी तरह से भीख मांगते हुए, कच्चा पक्का खाते हुए, कूड़ा करकट बीनते हुए अपनी जवानी में, अपनी उम्र में आ जाते हैं। समय निकलता चला जाता है, बुढ़ापा उन्हें ग्रस्त कर लेता है और वह मौत का शिकार हो जाता है, अर्थात उनका जीवन कोई जीवन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है लोगों को शिक्षित किया जाए, उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि बढ़ती जनसंख्या के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। परिणाम में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसी के अतिरिक्त एक लास्ट देखिए, स्त्रियों के स्तर में सुधार। आवश्यकता है कि महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारा जाए। कहने को महिलाएं आधी आबादी के रूप में जानी जाती हैं। देश में, विश्व में आधी आबादी पुरुषों की और आधी आबादी महिलाओं की इस तरह बताया जाता है। सरकार आरक्षण के तहत उनके संसद में स्थान प्रदान कर रही है। महिलाओं को अभी भी संसद में 33% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन राजनीति में तो 33% आरक्षण मिल गया। पंचायती राज में 50% आरक्षण मिल गया, लेकिन क्या समाज और परिवार में महिलाओं को बराबर का अधिकार आज मिल पाया है? शायद नहीं। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जहां महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। महिलाओं से बिना पूछे परिवार के मुखिया के द्वारा, मुखिया कौन? पुरुष मुखिया के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। कई बार तो घर की महिलाओं को पता तब चलता है जब सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, निर्णय ले लिया जाता है।
जबकि आवश्यकता है कि समाज में, परिवार में उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए। महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु या संतान उत्पन्न करने का एक माध्यम नहीं समझा जाए, उन्हें भी बराबर का हक, उन्हें भी बराबर का दर्जा प्रदान किया जाए, ताकि समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ सकें। जब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा, जब महिलाओं को संतान उत्पन्न करने का माध्यम नहीं समझा जाएगा, जब महिलाओं को उपभोग की वस्तु नहीं माना जाएगा, तब काफी हद तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये कुछ उपाय हमने आज देखे जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद।